हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो लाइट इंटरफेरेंस शो करती है बिकॉज ऑफ इट्स वेव नेचर। ठीक है। अच्छा, अब देखो लाइट के अंदर बेसिकली होता क्या है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट या लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसका मतलब दैट इनसाइड द लाइट electric field and magnetic field both will oscillate perpendicular to each other. ठीक है। and also perpendicular to direction of propagation, है ना। तो लाइट के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे होते हैं, ओसिलेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें देन दिस इज द डायग्राम। ठीक है। इस डायग्राम से हमें क्लियर है दैट दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच इज ऑसिलेटिंग अलोंग द वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑसिलेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है। एंड बोथ आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वी कैन से लाइट इज प्रोपागेटिंग अलोंग दिस एक्स एक्सिस। ठीक है। तो देखो लाइट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखें सो वी कैन राइट दैट ई वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट वेक्टर टाइम्स साइन। देखो इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास जो लाइट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो वी कैन राइट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू बी नॉट वेक्टर टाइम्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। अगर हम बात करें for this case the electric field is oscillating along this y-axis, so we can write this E naught vector as E naught times j cap and this B naught vector has B naught times k cap because magnetic field किधर oscillate कर रही है, it is oscillating along this z direction। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट हम इस चीज से बता सकते हैं दैट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बोथ आर इन फेज। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। बोथ विल बी इन फेज एट ईच पॉइंट। ठीक है। सो वी कैन राइट दिस पॉइंट दैट both are perpendicular to each other and both are in phase। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो ई नोट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, है ना। बी नोट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है, ठीक है, रिलेशन इज दैट दिस बी नोट वेक्टर this b naught can be written as e naught divided by c। this is the relation between the amplitude of electric field and magnetic field। ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन और होता है हमारे पास which says that e cap क्रॉस b cap equals to n cap। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो n cap है वो क्या है, n cap is direction of propagation। ठीक है। n cap is a unit vector along the direction of propagation and e cap is unit vector along vibration of electric field and b cap is a unit vector along direction of vibration of magnetic field। ठीक है। so for this particular case अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कैप है, ई कैप हमारे पास किसके अलोंग है, जे कैप के अलोंग। ठीक है। सो वी कैन राइट जे कैप एंड दिस बी कैप, ये जो बी कैप है वो हमारे पास किसके अलोंग है इस पर्टिकुलर केस के लिए, अलोंग के कैप। सो जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है, आई कैप, है ना। और आई कैप ही हमारे पास क्या है इस केस में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है। सो वी हैव ऑल दिस रिलेशन फॉर द लाइट। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है लाइट के लिए, इफ यू नो द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट सो वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोपागेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन।
है ना। तो बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ओके। सो अगर हमें लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो वी कैन ओनली टेक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो या फिर मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, बट इन जनरली हम क्या करते हैं, टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वी ओनली टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन, ठीक है। सो लेट मी राइट नाउ, to represent light, to represent light we use this electric field equation, ठीक है, ओके। नाउ अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है दैट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। उस पॉइंट पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सारी को अगर हम वेक्टर सम ले लें उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, तो हमें क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास लाइट है, लाइट भी तो किससे मिलके बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो कर रहा है तो क्या लाइट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो नहीं करेगा, definitely it will follow, right? So we can write that light, let me write this point, that light also follow principle of superposition, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दैट अगर हमारे पास किसी रीजन में अगर हमारे पास दो लाइट वेव्स मूव कर रही हैं, ठीक है, सो दोनों लाइट वेव क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे एंड बोथ लाइट वेव्स विल गिव अ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट सेज फॉर द लाइट, ठीक है। तो लाइट ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। इसी चीज को हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास दो सोर्स हैं, वन सोर्स इज दिस S1, ठीक है, वन सोर्स इज दिस S1 एंड अनदर सोर्स इज दिस S2, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, दिस इज अवर स्क्रीन, ठीक है, विच इज यूज टू रिसीव लाइट्स फ्रॉम द सोर्स S2 एंड S1, ठीक है। S1 और S2 दोनों लाइट के सोर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास, जो S1 और S2 सोर्स हैं, S1 and S2 source both are identical, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मोर प्रिसाइजली S1 and S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। दोनों के दोनों सोर्स कैसे हमारे पास कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है दैट हमारे पास जो S1 और S2 है दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए एट एवरी टाइम, ठीक है। सपोज हमारे पास S1 ने एक वेव एमिट की और एक S2 ने वेव एमिट की, ठीक है। दोनों वेव्स के बीच में कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा, है ना। सपोज दोनों के बीच में इनिशियली कितना फेज डिफरेंस था, सपोज पाई/6 का। तो जो फेज डिफरेंस पाई/6 का है ये हर टाइम के लिए क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम दोनों S1 और S2 को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज मस्ट बी सेम फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनिशियली फेज हमारे पास पाई/6 का था, कुछ टाइम बाद पाई/3 का हो गया, फिर 0 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेज हमारे पास टाइम के साथ साथ क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये फेज 0 भी हो सकता है, ठीक है, बट अगर एक 0 है इनिशियली तो फिर हर टाइम के लिए क्या रहना चाहिए, फिर 0 ही रहना चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट चेंज, ठीक है। अब मान लो हमारे पास S1 से एक लाइट वेव जाती है ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एट दिस पॉइंट P, और S2 से भी एक लाइट वेव जाती है एट दिस पॉइंट P। तो देखो अब जब P पॉइंट पे हमारे पास S1 और S2 से लाइट रिसीव होगी तो सपोज फॉर दिस पर्टिकुलर केस हम मान लेते हैं कि S1 से जो लाइट रिसीव हुई वो कुछ इस तरह से दिख रही है,
और S2 से जो लाइट रिसीव हुई वो भी कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्रस्ट और क्रस्ट दोनों क्या कर गए, उस पॉइंट पे P पॉइंट पे मैच कर गए, या हो सकता है कि इस पॉइंट पे दोनों के ट्रफ और ट्रफ क्या कर जाए, मैच कर जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी वो कुछ कैसे दिखेगी, रिजल्टेंट वेव विल लुक लाइक दिस, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, है ना। तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे लाइट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, और अगर लाइट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया तो हमारा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी भी लाइट की क्या होगी, उस पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो अब देखो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब पी पॉइंट पर जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, या फिर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पी पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट मिल गए, या फिर हो सकता है दोनों के ट्रफ और ट्रफ मिल जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इंटेंसिटी विल मैक्सिमम, और इस पर्टिकुलर को केस को हम क्या बोलेंगे, दैट हम बोलेंगे लाइट ने किस तरह से इंटरफेयर किया, वी विल से दैट दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ठीक है, अगर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो हम बोलेंगे इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सिमिलरली सपोज अगर हमारे पास S2 से लाइट आई, ठीक है, और हमने इस P पॉइंट पे उसको रिसीव की, इस सपोज इस पॉइंट को हमने Q बोल दिया, ठीक है, और S1 से भी लाइट आई और हमने इस Q पॉइंट पे दोनों सोर्स से क्या रिसीव की, लाइट रिसीव की। ठीक है, और सपोज इस बार हमारे पास इस पॉइंट Q पे, ठीक है, S2 से जो लाइट आई वो कुछ इस तरह से दिख रही है, और S1 से जो लाइट आई सपोज वो कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में होगा क्या कि इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ दोनों क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, और सुपर इम्पोज करके अगर दोनों का एम्पलीट्यूड हम सेम मान के चलते हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एंड वी विल गेट जीरो एम्पलीट्यूड, राइट। हमें क्या मिल जाएगा, जीरो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। हम बोलेंगे कि वहां पे लाइट का नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, जीरो। अगर एम्पलीट्यूड जीरो तो हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी भी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी लाइट की, जीरो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कुछ पॉइंट स्क्रीन पे ऐसे होंगे जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, जीरो। ठीक है, या फिर मिनिमम हो सकती है, अगर दोनों सोर्सेस के, अगर दोनों सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो there will be some points where intensity will be maximum and there will be some points on the screen where intensity will be minimum। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें देन वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइट। सो द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हैज दिस। ठीक है, दिस इज अवर डेफिनेशन। इट सेज दैट when two light waves having same frequency and traveling in same direction superimpose in space, then resultant intensity varies with respect to position। ठीक है, तो different different position पे intensity of light will be different and this phenomena is called the interference of light। ठीक है, अब देखो हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, टू ऑब्टेन अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो उन कंडीशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो लेट मी राइट इट, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, देखो सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास होगी दैट दोनों के दोनों सोर्स हमारे पास कैसे होने चाहिए, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, सोर्सेज हमारे पास कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें दैट कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ दोनों सोर्स के बीच में फेज चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं, अगर सपोज हमारे पास जो पहला सोर्स है
उसके लिए हमारे पास जो लाइट की इक्वेशन है वो हमारे पास कितनी है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जो दूसरा सोर्स है वो हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जो लाइट की इक्वेशन वो हमारे पास कितनी है, ए नॉट टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टू प्लस डेल्टा। ठीक है, तो देखो दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, इनिशियल फेज डिफरेंस इज डेल्टा इक्वल्स टू, इनिशियल फेज डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना है दोनों के बीच में, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, तो जो ये डेल्टा है ना, ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इट मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, इट मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ सेम रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों सोर्स हमारे पास कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकली। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए टू ऑब्टेन द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न on the screen is that amplitude of waves should be nearly equal। ठीक है, should be nearly equal और ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एम्पलीट्यूड के अंदर। ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो कि हमारे पास ई नोट जो है वो तो इतना है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड तो हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और जो सेकंड वाली वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास कितना है, सपोज इट्स स्मॉल। ठीक है, तो सपोज इट्स एम्पलीट्यूड इज लाइक दिस। तो देखो जब दोनों इंटरफेयर करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता सकते, है ना। दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत कम था। तो बहुत ज़्यादा में अगर हम बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस हमें पता लगेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस बनेंगे ना, वो डार्क होंगी नहीं इतनी, है ना, हम बता नहीं सकते, क्योंकि डार्क फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही, मतलब लगभग ब्राइट फ्रिंज के बराबर ही होगी। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस बता नहीं सकते, तो हमें पता नहीं लगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए दोनों का जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए सोर्सेस के, वो दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न दिख सके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो देखो कंडीशंस तो और भी है, बट दीज टू कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मैथमेटिकली हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशंस किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करने के लिए, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, है ना। तो देखो कोहेरेंट सोर्स हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो हमारे पास है, वी विल यूज अ सिंगल सोर्स। ठीक है, हम एक सिंगल सोर्स यूज करेंगे, सपोज दिस इज अवर सोर्स एस। ठीक है, दिस इज अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब इस सिंगल सोर्स को हम किस में स्प्लिट करेंगे, दो सोर्स में स्प्लिट करेंगे, और वो जो दोनों सोर्स होंगे वो फिर हमारे पास किस तरह सेट करेंगे, टू आइडेंटिकल सोर्स को करेक्ट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं बोथ द सोर्स विल बी अ कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो सिंगल सोर्स को दो सोर्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, दो स्लिट ले लेते हैं। ठीक है, वन स्लिट इज दिस एंड वन स्लिट इज दिस। ठीक है, तो ये वाली जो स्लिट है ऊपर वाली, इसको तो हमने क्या बोल दिया, S1। और ये वाली जो स्लिट है इसको हमने क्या बोल दिया, S2। ठीक है, ये जो नैरो ओपनिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लिट S1। दिस इज अनदर नैरो ओपनिंग, इसको हमने क्या बोल दिया, स्लिट S2। ठीक है, अब देखो यहाँ से लाइट जाएगी और लाइट यहाँ से भी जाएगी, है ना, इस सोर्स एस से। तो जो S1 वाला जो सोर्स है ये भी हमारे, अब हमें कैसा दिखेगा कि इस देखो सपोज यहाँ से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ रही है, तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो S1 से भी पास करेंगी और S2 से भी पास करेंगी, है ना। अब देखो S1 और S2 दोनों हमें कैसा लगेगा, दैट बोथ आर एक्टिंग लाइक अ पॉइंट सोर्स।
ठीक है। तो S1 और S2 अब दोनों के दोनों किस तरह से काम कर रहे हैं, दोनों पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। एंड बोथ विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। और दोनों हमारे पास कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो दो कोहेरेंट सोर्स तो हमने डेवलप कर लिए, ठीक है। अब हमें अगर इंटरफेरेंस पैटर्न अगर ऑब्टेन करना है तो दिस इज आवर स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन हो गई, ठीक है। दिस इज द मिड पॉइंट। अब देखो सपोज हमारे पास इस पी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इस पी पॉइंट पे हम क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। कि उस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास जो S1 वाली स्लिट है उससे एक लाइट वेव गई इस पी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो इस पी पॉइंट पे जो लाइट वेव गई उसने सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, ठीक है। सिमिलरली S2 पॉइंट से भी एक लाइट वेव गई, ठीक है। S2 स्लिट से एक लाइट वेव गई एट पॉइंट P, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कंपेयर टू दिस फर्स्ट लाइट, ठीक है। तो उसने सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो इस फिगर से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो S1P है वो हमारे पास x है, और जो S2P है वो हमारे पास कितना है, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। और S2P माइनस S1P, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, इट इज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x, ठीक है। और डेल्टा x को हम क्या बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हैं बिटवीन दीज टू वेव्स, ठीक है, रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम S1 एंड S2, ठीक है। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि सेकंड वाली जो वेव है ना उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया कंपेयर टू फर्स्ट वेव, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब अगर हमें देखो इस पी पॉइंट पे इस पी पॉइंट पे अगर हम इंटेंसिटी ऑब्टेन करना चाहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, है ना। क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमने इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली तो हम फिर एम्पलीट्यूड, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट की, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम, सो अगर हम बात करें S1 से जो लाइट P1 P पे पहुंच रही है, ठीक है, द लाइट दैट इज रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम S1, उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे, सो विल राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू waves coming from slit S1 and S2 is, ठीक है। S1 से जो लाइट गई उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखें, सो विल राइट E1 इक्वल्स टू E नॉट 1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। और अगर हम ई नॉट ई टू लिखें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकंड स्लिट, ठीक है, एट पॉइंट P इट विल बी ई नॉट 2 साइन के, ठीक है। सेकंड वाली जो लाइट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस डेल्टा x, तो इसकी इक्वेशन में हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस E2 विल बी इक्वल्स टू E नॉट 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के डेल्टा एक्स, ठीक है। इस के डेल्टा एक्स को हम क्या बोल देते हैं, लेट दिस के डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। और हमें पता है कि के का मतलब क्या होता है, के तो एक वेव नंबर है, और के को हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखो इस डेल्टा को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा इज द
फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है, रीचिंग एट पॉइंट पी। ठीक है, तो डेल्टा हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो दिस E2 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस E2 विल बी रिटर्न एज E2 will be equals to E naught 2 sin kx minus omega t plus डेल्टा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस E2। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास E1 था, ठीक है, दिस इज अवर E1 एंड दिस इज अवर E2। तो देखो इस E1 और E2 दोनों लाइट सोर्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, अगर हम इन दोनों को सेपरेट करें तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा। ठीक है, इसलिए हम इस डेल्टा को क्या बोल रहे थे, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी। तो देखो हमने दो इंडिपेंडेंट सोर्स से स्टार्ट किया था, है ना, और अगर हम देखें तो देखो इन दोनों सोर्सेज के बीच में क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस आ गया ना डेल्टा का। ठीक है, तो इसका मतलब E1 और E2 के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है और डेल्टा का। और डेल्टा क्या टाइम के साथ चेंज होगा, नहीं होगा, डेल्टा तो कांस्टेंट है ना। तो S1 और S2 हमारे पास कैसे सोर्स हो गए, कोहेरेंट सोर्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, बिकॉज डेल्टा इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, अच्छा, तो देखो अब हमारे पास बात करें तो इस P पॉइंट पे हमने S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैलकुलेट कर ली, S2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is E equals to E1 plus E2, है ना। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, सो E विल बी इक्वल्स टू E नॉट 1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस E नॉट 2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हम इन दोनों टर्म्स को एनालिटिकली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, फेजर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उससे हम इसको जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। सो टेकिंग E1 and E2 as phasors, ठीक है, तो देखो फेजर्स के मेथड से ऐड कर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम देखो दो एक्सिस बना लेते हैं, सपोज दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फेजर्स में हम करते क्या है, वी विल बेसिकली ट्रीट दिस हैज अ वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सपोज अगर हम बात करें E1 की, तो E1 को हम किसकी तरह लेके चलेंगे, E1 हमारे पास किसके इक्वल है, E1 हमारे पास है E नॉट 1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ट्रीट E1 हैज वेक्टर। ठीक है, जिसका जो लेंथ होगा वो हमारे पास कितना होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू E नॉट 1, और एंगल कितना होगा उसका हमारे पास, एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, उसका एंगल जो होगा एक्स एक्सिस के साथ वो कितना होगा, जो एंगल हमारे पास साइन का है ना, वही हमारे पास एंगल किसका हो जाएगा, इट विल बी द एंगल ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, E1 वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज आवर E1 वेक्टर, दिस इज आवर E1 वेक्टर, और इस E1 वेक्टर का जो लेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, E नॉट 1। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, सो दिस इज आवर E नॉट 1। ठीक है, सेम, और इसका एंगल कितना है हमारे पास, इट्स एंगल विल बी के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग फॉर E2। ठीक है, जो E2 जो वेक्टर होगा उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इट्स लेंथ विल बी E नॉट 2। ठीक है, सो दिस इज आवर E नॉट E2 वेक्टर, उसका जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, E नॉट 2। इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा। ठीक है, ताकि इस E नॉट 2 वेक्टर, इस E1 E2 वेक्टर का जो नेट एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा।
ठीक है। अब जो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, राइट। सो दिस इज अवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वेक्टर के लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और इसकी लेंथ हमारे पास हम कितनी मान लेते हैं? सपोज ई नॉट। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस ई वेक्टर, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और सपोज ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? एप्सिलॉन का। ठीक है, ये जो एंगल है वो किसके साथ है? दिस एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू दिस ई वन वेक्टर। ठीक है, ई वन वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है? एप्सिलॉन। तो देखो, जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देयरफॉर वी विल राइट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कितनी होगी? उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेंथ है वो तो हमारे पास कितनी हो गई? ई नॉट। सो इट विल बी ई नॉट टाइम्स इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है विद एक्स एक्सिस वो कितना हो गया? इट्स एंगल विल बी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वेक्टर हटा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब बात करते हैं कि जो ये ई नोट है, ये ई नोट कितना होगा? देखो, अगर हमारे पास ये है तो बेसिकली दो वेक्टर्स ही, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? ई नोट है। ठीक है, तो वेक्टर वाले मेथड से अगर हम कैलकुलेट करें, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो सेम मेथड वी विल अप्लाई हेयर ऑल्सो। सो वी विल गेट वेयर this E naught will be equals to, या फिर बात करें E naught का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? E naught वन का स्क्वायर प्लस E naught टू का स्क्वायर प्लस टू E naught वन E naught टू कोस डेल्टा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो किसके बीच में लेना पड़ेगा हमें? इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, ठीक है। फॉर रेफरेंस लेट मी राइट इट डाउन हियर दैट अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज अवर बी वेक्टर। ठीक है, और दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास कितना है? दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? सपोज थीटा। ठीक है, और आर वेक्टर इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? सपोज फाइव। ठीक है, सो वी विल राइट दैट आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो हमारे पास कितना होता है? इट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, राइट, प्लस का टू ए बी कोस थीटा। ओके, और अगर हम बात करें इस एंगल फाई की, सो जो हमारे पास जो टेन फाई होगा, टेन फाई कितना होता है? टेन फाई विल बी इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, तो सिमिलरली वी कैन राइट इट डाउन हियर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ई नोट आ गया। ठीक है, और एप्सिलॉन भी हम लिख सकते हैं। एप्सिलॉन हमारे पास कितना हो जाएगा? अगर हम एप्सिलॉन की बात करें, टेन एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू ई नोट टू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय ई नोट वन प्लस ई नोट टू कोस डेल्टा। ठीक है, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अवर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, अब अगर हमने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो देखो, दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टर्म वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सी। ठीक है, इस टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, देन वी विल गेट वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू ई नॉट वन का स्क्वायर प्लस वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू ई वन का स्क्वायर, सॉरी ई टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन more clearly. So 1 by 2 epsilon naught times c e naught square
will be equals to 1/2 epsilon naught times c into E1 का square plus 1/2 epsilon naught times c E naught 2 का square then plus 2 times of 1/2 epsilon naught c into E naught 1 का square then 1/2 epsilon naught c into E naught 2 का square, ठीक है, टाइम्स कोस डेल्टा, ठीक है। तो दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। दोनों मल्टी स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट है, नीचे स्क्वायर स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, वी विल गेट दिस टर्म ओनली, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने ईएम वेव वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है दैट जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ठीक है। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास, I equals to 1/2 epsilon naught times c is the speed of light times amplitude of electric field का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आवर एवरेज इंटेंसिटी, ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें फॉर स्लिट S1, जो हमारे पास S1 स्लिट है उसके लिए, उससे जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है वो हमारे पास कितनी होगी, इट विल बी 1/2 एप्सिलॉन इंटू सी इंटू ई नॉट 1 का स्क्वायर, राइट। और अगर हम स्लिट 2 की बात करें, स्लिट S2 से लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ रही होगी, इट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू ई नॉट 2 का स्क्वायर, है ना। सो दीज आर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इस टर्म को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी विल गेट, ठीक है। और इस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, इस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, बिकॉज ई नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, उस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी लाइट की कितनी है, ठीक है। तो देयरफॉर वी विल राइट दिस आई इक्वल्स टू, ठीक है, सो दिस इज आवर नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, so we can write I equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos डेल्टा, ठीक है। सो ये हमारे पास है फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P ऑन स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है पी पॉइंट पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल्स टू I1 प्लस I2, सिंपली हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, कि टोटल इंटेंसिटी स्क्रीन के ऊपर I1 प्लस I2 हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो किस फॉर्मूला को फॉलो करती है, इट विल फॉलो दिस फॉर्मूला, ठीक है। और डेल्टा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, ठीक है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे स्क्रीन के ऊपर, है ना, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डेल्टा एक्स भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डेल्टा एक्स डिफरेंट डिफरेंट होगा तो डेल्टा भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। तो उसका मतलब एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्क्रीन डेल्टा विल बी डिफरेंट, है ना। अगर डेल्टा डिफरेंट होगा तो इंटेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी will be maximum when, कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी हमारे पास, जब हमारे पास कोस डेल्टा कितना होगा,
+1, है ना। जब हमारे पास कोस डेल्टा मैक्सिमम होगा तो हमारे पास इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और कोस डेल्टा मैक्सिमम कितना हो सकता है, कोस डेल्टा कैन बी इक्वल्स टू +1, राइट। अगर कोस डेल्टा 1 के इक्वल होगा, इसका मतलब डेल्टा हमारे पास क्या हो सकता है, डेल्टा कैन बी 0 ±2π, राइट, ±4π एंड सो ऑन। या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा मस्ट बी इक्वल्स टू 2n π, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट विल बी 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन, ठीक है। n हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर हो गया बेसिकली हम कह सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अगर ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π अगर ऐसा होता है देन कोस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास फेज डिफरेंस के ऊपर बात, ठीक है। अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस के बारे में, ठीक है, तो हमें पता है दैट डेल्टा हमारे पास कितना होता है, ठीक है। वी नो दैट 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है, राइट। डेल्टा को हम क्या लिख देते हैं, 2n π फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ से हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू n λ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होगा, n λ के इक्वल होगा, ठीक है, वहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे जो लाइट है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाली वेव है, अगर उसने लैम्डा या फिर 2λ या फिर 3λ या फिर 4λ डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया होगा एक्स्ट्रा इस पहली वाली से, तो पी पॉइंट पे हमें क्या मिलने वाला है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो लेट मी राइट इट, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 देन कोस डेल्टा। बट ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल्टा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2n π, राइट। मतलब या फिर हम बोल सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास कोस डेल्टा कितना होगा, 1। तो कोस डेल्टा को तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। सो वी विल गेट दिस, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। अगर मान लेते हैं इफ, ठीक है, इफ दोनों सोर्स हमारे पास आइडेंटिकल है, S1 और S2 अगर हमारे पास आइडेंटिकल है, तो I1 और I2 कितना हो जाएगा हमारे पास, I0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी स्क्रीन के ऊपर वो कितनी होगी, इट विल बी इक्वल्स टू 4I0, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, आई मैक्स लिख देते हैं। आई मैक्स का मतलब क्या है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इट इज नॉट इक्वल्स टू 2I0, इट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I0, ठीक है। I0 का मतलब क्या है कि S1 से जो इंटेंसिटी आ लाइट की वो कितनी है, I0, S2 से जो इंटेंसिटी है वो भी कितनी, I0, लेकिन ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, इट इज नॉट ट्वाइस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ब्राइट फ्रिंजेस। नाउ वी विल डू द सेम थिंग फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन एट पॉइंट P मस्ट बी मिनिमम, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और इंटेंसिटी मिनिमम होगी कब, ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास जो कोस डेल्टा है वो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम।
और कोस डेल्टा मिनिमम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, राइट। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी मिनिमम ओनली व्हेन कोस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू -1। अगर देखो कोस डेल्टा -1 है तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई, राइट, एंड सो ऑन। या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा मस्ट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर हमारे पास होता है तो हम बोल सकते हैं कि कोस डेल्टा हमारे पास क्या होगा, जीरो, सॉरी कोस डेल्टा कितना होगा, -1, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो ये तो फिर बात हो गई फेज डिफरेंस के ऊपर बात, ठीक है। अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस के रिलेशन में बात, तो पाथ डिफरेंस के लिए हम कैसे लिखेंगे, फॉर पाथ डिफरेंस हमारे पास फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे। पाथ डिफरेंस क्या होता था, 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता था, डेल्टा के इक्वल होता था, राइट। और डेल्टा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो कितना आ गया, इट विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो n प्लस 1/2 लैम्डा के इक्वल हुआ, ठीक है, वहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या होने वाली, इंटेंसिटी मिनिमम होने वाली है, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। अगेन अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, देन वी हैव कोस डेल्टा, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। तो फॉर डार्क फ्रिंजेस हमारे पास जो कोस डेल्टा वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, राइट। तो कोस डेल्टा को हम किस रिप्लेस कर देते हैं, -1 से। तो ये वाली जो टर्म होगी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और आई को हमने क्या बोल दिया, आई मिनिमम, बिकॉज दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आई मिनिमम विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, या फिर मिनिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। अगेन अगर हम बोले हमारे पास दोनों स्लिट अगर आइडेंटिकल है, ठीक है, अगर दोनों स्लिट आइडेंटिकल है तो हमारे पास जो I1 है वो किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू I नॉट, लेट सो वी कैन से आई मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास दोनों स्लिट आइडेंटिकल है तो हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस होगी उनकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब है कि हमारे पास जो दोनों स्लिट है ना, दोनों की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, सपोज सेम होनी चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हम बोलेंगे कि दोनों से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सेम जाएगी, ठीक है। उस केस में फिर डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अगर मान लो दोनों की स्लिट विड्थ डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो भी क्या जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट जाएगी, ठीक है। तो हमने बात कर ली ब्राइट फ्रिंजेस की, डार्क फ्रिंजेस का भी हमने बात कर ली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख देते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, मान लो अगर हमारे पास, देखो हमने जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था किसी भी जनरल पॉइंट पर स्क्रीन के ऊपर, इट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस डेल्टा, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास दोनों सोर्स जो आइडेंटिकल है तो उस केस में हमारे पास जो दोनों स्लिट से जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, सेम। तो I1 इक्वल्स टू I2 और इसको हम क्या बोल देते हैं, I नोट बोल देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है
तो फिर उस केस में हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी आई नॉट प्लस 2 I0 cos डेल्टा एंड इट विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से 2 को तो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा I0 cos डेल्टा। ठीक है, इसमें से फिर हमने I0 को भी कॉमन ले लिया, सो इट विल बी 1 प्लस कोस डेल्टा, और 1 प्लस कोस डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज इट विल बी इक्वल्स टू 2 cos square delta by 2, so we will get I will be equals to 4 times of I0 cos square delta by 2। ठीक है, so this is the resultant intensity on the screen if both the slits are identical। ठीक है, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं, देखो अगर मान लो हमारे पास दोनों की जो स्लिट विड्थ है अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बोल सकते हैं, अगर मान लो इफ स्लिट विड्थ आर डिफरेंट, ठीक है, अगर हमारे पास जो स्लिट विड्थ है वो डिफरेंट है, देखो मान लो अगर हमारे पास दोनों स्लिट की विड्थ अगर डिफरेंट है, तो देखो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये हमारे पास दो स्लिट हैं, ठीक है, तो दिस इज अवर स्लिट S1 एंड दिस इज अवर स्लिट S2। सपोज इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास सपोज W1 है, और इसकी जो विड्थ है वो सपोज हमारे पास कितनी है, W2। ठीक है, अब देखो, अब S1 सोर्स से जो हमारे पास लाइट आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा। ठीक है, देखो इसको इस तरह से समझ सकते हो, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे पास स्लिट की विड्थ होगी उतना ज़्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। इस तरह से समझो, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अब मान लो स्लिट की विड्थ इतनी है, तो सिर्फ इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसे पास कर पाएगा ना। ठीक है, तो अगर जितनी ज़्यादा स्लिट विड्थ होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर पाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो सपोज हमारे पास जो पहला वाला जो स्लिट है उससे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास कितना है, सपोज इट इज E01 and it is proportional to W1। सिमिलरली जो E02 है वो भी हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होगा, W2 के। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं E01 अपॉन E02 वो हमारे पास कितना आ जाएगा, W1 अपॉन W2। समटाइम्स इस E01 और E02 को कुछ बुक्स में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, A1 बाय A2। ठीक है, A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट S1। ठीक है, मतलब E01 को कई बार A1 बोल देते हैं और E02 को क्या बोल देते हैं, A2 बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी के रेशियोज की, तो सपोज I1 को हम कैसे लिखते हैं, I1 इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वेयर A1 स्क्वेयर। ठीक है, सिमिलरली जो I2 होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वेयर। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 बाय I2 इट विल बी इक्वल्स टू A1 बाय A2 का स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें इसके लिए, तो वी कैन राइट आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ठीक है, समटाइम्स इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम को हम कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू, आई मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, I1 प्लस रूट ऑफ I2। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2। ठीक है, इसका स्क्वेयर। राइट, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो रूट I1 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रूट I1 अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो रूट I1 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल टू A1। ठीक है, तो इस रूट I1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, A1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी विल गेट A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, स्लिट विड्थ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व द न्यूमेरिकल इफ इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, so this is all about interference in this video. If something more is there, I will discuss in the next video. Okay, basically in the next video we will discuss about the Young's double slit experiment. Okay, so if you like the video, then please like the video, and if you have any doubt you can ask in the comment section.